अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका अपनी चैनल समेशन क्लास में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में जो है यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, तो बाकी क्लास पे आएंगे। तो ये जो क्लास है आपके बायोलॉजी नीट के लिए और 11th के लिए बहुत मज़ेदार होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक से। हम स्टार्ट करते हैं। तो सेल आपने 9th में पढ़ी होगी, व्हाट इज सेल। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में असली फर्क क्या होती है। बुनियादी अगर हम फर्क देखेंगे तो बुनियादी डिफरेंस किस में होती है, लिविंग और नॉन लिविंग्स में। बुनियादी फर्क होती है सेल में। इस सेल ही होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाकी जो भी पाया जाता है, बाकी केमिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में सेल नहीं मौजूद होती है। तो मेन डिफरेंस, असल डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स को आपकी बायो में लिखा है इन एनिमेट थिंग्स भी। इन एनिमेट थिंग्स और लिविंग थिंग्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क है सेल की, यानी कि सेल ही है जो ऑर्गेनिज्म्स को ऑर्गेनिज्म बनाती है और नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग बनाती है, उनकी एब्सेंस। क्लियर? तो अब हम डिस्कवरी पढ़ेंगे। ये जो सेल है ये डिस्कवर कहाँ से हुई, ये सेल कहाँ से इसको टर्म मिला ना मिला, वो हम पढ़ेंगे पहले। इस शख्स को आप जानते हो क्या? ये शख्स कौन है? बहुत खूबसूरत बाल रखे है इसने। आज तो ऐसे स्टाइल नहीं रखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल रखा है इसने। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन है? दिस इज नन अदर देन रॉबर्ट हुक। यह है रॉबर्ट हुक, जिसके बारे में आपने सुना होगा। क्या सुना है इसके बारे में? आपने सुना होगा 1665 में इसने सेल को डिस्कवर किया था। जब इसने प्लांट के कॉक को लिया था एक माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे। उन स्ट्रक्चर्स को सेलुलर क्या कहा गया या सेल कहा गया। अब वो सेल लैटिन लफ्ज़ है। असल में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर इसने कहाँ से देखे? यही वाली स्ट्रक्चर उसने देखे अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसमें उसने कहा ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, इनको उसने नाम दिया सेल। सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे से कमरे। ऐसे ही ये जो यहाँ पर है, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए हर एक छोटा छोटा कमरा दिखाई देगा। ऐसे हो गए स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से, और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। कुछ इस तरह से इसने स्ट्रक्चर्स पाए और इन स्ट्रक्चर्स को इसने कहा ये लिटिल कंपार्टमेंट्स है, और लैटिन में लिटिल कंपार्टमेंट्स को सेल कहते हैं, यानी कि ऐसे नाम पड़ा सेल को। अब ये सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, तो इसको हमें ज़रूरी पढ़ना है। ये सेल किस चीज़ की बनी है और क्यों, कैसे ये काम करती है, वो सब हमें पढ़ना ही होगा इस आने वाले लेक्चर्स में। तो सभी ऑर्गेनिज्म्स में, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, यानी कि चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, छोटे एनिमल्स हो, छोटे ऑर्गेनिज्म्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो, उन सभी में पाए जाते हैं सेल्स। उन सभी में पाए जाते हैं सेल्स। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल्स पाई जाती है, और उन एनिमल्स या उन ऑर्गेनिज्म्स को, एनिमल्स छोटे ऑर्गेनिज्म्स को हम कहेंगे, वो जो भी ऑर्गेनिज्म्स होंगे जिनमें सिर्फ एक सेल होगी, तो उनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। तो उनको हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसा कि अमीबा है। आपने सुना होगा अमीबा के बारे में, यीस्ट के बारे में सुना होगा, बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है? दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। मतलब यूनि मतलब क्या होता है? वन, यानी कि इनमें सिर्फ एक सेल मौजूद होती है इन ऑर्गेनिज्म्स में। यह एक सेल इनके सभी फंक्शंस करती है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, लोकोमोशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वो सब एक ही सेल यहाँ पर अंजाम देती है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स में। क्लियर हुआ इतना? तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें एक से बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होती है, जैसे कि हम में मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होंगी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, चाहे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हायर एनिमल्स जो भी होते हैं, उन सभी में क्या पाए जाते हैं? दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर बोले तो वो ऑर्गेनिज्म्स जिनमें बहुत सारी सेल्स मौजूद होती हैं। तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी किसके बने हुए हैं?
क्लियर, सेल ही के बने वाले, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, पिजन वगैरह देख सकते हैं। ये क्या है, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अस, हम भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो सेल हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। आपकी एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेल मौजूद होती है और बाकी जो भी उनके लिए एसेंशियल फंक्शंस होते हैं ज़िंदगी के लिए, जो भी एसेंशियल फंक्शंस होती है उनको ज़िंदा रहने के लिए, जैसे कि मैंने कहा लोकोमोशन, न्यूट्रिशन है, ऐसे ही रिप्रोडक्शन है, वो सब वो अंजाम कैसे दे पाते हैं, उसी सेल की वजह से। यानी कि ये जो सेल होती है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की वजह है। यानी कि ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सेल। सेल की वजह से ये जिंदा रह पाते हैं, सेल की वजह से ये फंक्शन कर पाते हैं। तो क्यों ना हम कहें जो सेल है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिंदगी की। यानी कि इनमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है और इस सेल की वजह से इनका पूरा स्ट्रक्चर बना है और इसलिए हम कहेंगे दिस इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। या हम में भी अगर कहेंगे तो हम में भी यही सेल्स मिल जाती है, फिर बहुत सारी सेल्स टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम वगैरह, फिर ऑर्गन पूरा बन जाता है। लेकिन सेल ही तो है जो बेसिक यूनिट है इस जिंदगी का। ऐसे ही फंक्शनल यूनिट भी है यही, क्योंकि इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है और यही सेल इसको फंक्शन करती है जिंदा रहने के लिए। तो हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो भी चीज़ अब इससे कम होगी, यानी कि सेल से कम जो भी चीज़ होगी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगी क्या? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वायरस। वायरस के बारे में आपने सुना होगा। वायरस जो है कोविड-19 के दौरान सुना होगा, इससे पहले भी सुना होगा। ये जो वायरस होते हैं ये सेल के नहीं बने हुए होते हैं। जब ये सेल के नहीं बने होते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंटली एज लिविंग एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं। यानी कि जब ये होस्ट के बगैर होते हैं, होस्ट में होते हैं, होस्ट मतलब जिसमें ये वायरस मौजूद होता है, जहाँ पर ये अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है, उनको हम होस्ट कहते हैं। जब ये वहाँ पर मौजूद होते हैं तो ये लिविंग होते हैं, एज लिविंग एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर। लेकिन जब भी ये एक होस्ट के बाहर होंगे, फॉर एग्जांपल चेयर पे होंगे, डोर पे होंगे, कहीं और भी मौजूद होंगे, तो ये एज अ लिविंग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी कि सेल ही है जिसकी वजह से लिविंग एग्जिस्टेंस हो सकती है, इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस। वायरस जो होते हैं वो सेल के नहीं बने हुए होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एज लिविंग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी डिस्कवरी तो मैंने बताई किसने डिस्कवर किया था। अब ये जनाब कौन है? ये जनाब है लेवेनहुक। लेवेनहुक के बारे में अगर आपने सुना होगा, लेवेनहुक जो है, लेवेनहुक क्या है, इसने क्या किया, ये वो साइंटिस्ट है जिसने पहली दफ़ा एक लिविंग सेल को देखा। यानी कि रॉबर्ट हुक ने असल में क्या देखा था? डेड सेल देखी थी। उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर एक डेड सेल देखी थी। अगर आपको क्वेश्चन आएगा एक डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक नहीं लिखना, तो एंटोन लेवेनहुक ही आप जवाब में लिख लेना। तो इस लेवेनहुक के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है क्या? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस, जो सेल में मौजूद होता है, प्लांट सेल्स में भी, एनिमल सेल्स में भी, वहाँ पर मौजूद होता है न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने उसको डिस्कवर किया है। तो उसके बाद माइक्रोस्कोप्स की इन्वेंशन बेहतर हुई, बेहतर से माइक्रोस्कोप्स बनाए गए। तो बाद में सेल के बाकी जो पार्ट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो बाद में डिस्कवर हुए। लेकिन यहाँ तक जो डिस्कवर हुआ था न्यूक्लियस, वो रॉबर्ट ब्राउन ने ही डिस्कवर किया था। तो ये हुई एंटोन लेवेनहुक के बारे में। अब पढ़ते हैं हम सेल थ्योरी के बारे में। क्या आपने कभी सेल थ्योरी सुनी है? 9th में भी है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है और सेल थ्योरी किसने दी है? सेल थ्योरी दो शख्सों ने दी। एक का नाम था मैथस शेल्डन और दूसरा था थियोडोर स्क्वैन, और श्वैन के से श्वैन और शेल्डन जो थे, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। और पहले हम बात करेंगे
शेल्डन के बारे में। शेल्डन जो है ये जर्मन बॉटनिस्ट था, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी का था और बॉटनी जाने वाला था, तो इसे बॉटनिस्ट कहते हैं। बॉटनिस्ट आपको पता ही है, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये भी एक बॉटनिस्ट था। मैथियस शेल्डन 1838 में इसने ऑब्जर्व किए बहुत सारे प्लांट्स, और बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करके इसने कंक्लूड किया जो भी प्लांट्स है ये डिफरेंट तरह की सेल्स के बने हुए होते हैं, यानी कि सेल्स के ही बने हुए होते हैं प्लांट्स। ये किसने कहा? ये कहा शेल्डन ने, और इसने कहा इन्हीं सेल्स से फिर बन जाते हैं टिश्यूज इन प्लांट्स में। क्लियर? यानी कि पहले किसने कहा कि प्लांट्स में सेल्स पाई जाती है, या प्लांट्स जो होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। दिस वाज concluded by Matthias Sheldon in 1838 who was a German botanist। और इसके बाद और एक सेल थ्योरी में जिसका नाम आता है, जिसका मैंने अभी नाम कहा, थियोडोर श्वैन। यह एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था, यानी कि जोलॉजी जानने वाला था, वो शख्स था जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करता था। तो इस ब्रिटिश जोलॉजिस्ट ने भी इस सेल थ्योरी में कुछ अपने पोस्टलेट्स दिए, कुछ पॉइंट्स दिए। इसने क्या किया, कुछ एनिमल सेल्स को देखा। एनिमल सेल्स में इसने एक पॉइंट कंक्लूड किया कि एनिमल सेल्स में होता है एक आउटर लेयर, यानी कि सेल्स के बाहर एक लेयर होता है जिनका नाम अब हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस वक्त तो उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनका नाम नहीं दिया था, लेकिन इसने ही कहा था जो सेल्स होती है किनकी, एनिमल्स की, वो बाहर से कवर होती है एक लेयर की, आउटर लेयर की, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कंक्लूड किया था एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम है, एक मिनट, जिसका नाम है श्वैन। और इसने क्या कंक्लूड किया? इसने कहा जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि इसने एनिमल्स पे स्टडी जब की तो उसने वहां पर सेल वॉल नहीं पाया। तो इसने कंक्लूड किया जो सेल वॉल है वो सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर इसने देखे थे कि एनिमल्स में भी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एनिमल्स जो है ये बने हुए होते हैं सेल्स के, और ये सेल्स जो होती है एनिमल्स में ये सेल वॉल से कवर नहीं हुई होती है, बल्कि ये आउटर लेयर होता है। इनमें एक आउटर लेयर वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? इसने कहा सेल वॉल यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तो और एक बात इसने कंक्लूड की, चाहे प्लांट्स है या चाहे एनिमल्स है, ये बने हुए होते हैं सेल्स और सेल के प्रोडक्ट्स के, यानी कि सेल में जो भी अब बनता है उनके हुए होते हैं ये बने हुए, और ये प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये सेल के ही बने हुए होते हैं। दिस वाज कंक्लूडेड बाय ब्रिटिश जोलॉजिस्ट स्वैन। क्लियर? होपफुली सो। तो इसके बाद एक पोस्टुलेट जो था इस सेल थ्योरी का, वो इन्होंने नहीं कहा कि सेल आखिर आती कहाँ से है। इन्होंने कहा जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, ये सेल के बने होते हैं। दिस इज़ द मेजर पोस्टुलेट ऑफ देयर थ्योरी कि ये जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं ये सेल के ही बने हुए होते हैं, ये किसी और चीज़ के नहीं बने हुए होते और सेल प्रोडक्ट्स के ही बने हुए होते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि ये सेल आखिर आती कहाँ से है। इसको जवाब दिया विर्शो ने, इस शख्स ने, रोडोल्फ विर्शो 1855 में। और जो सेल थ्योरी में पोस्टलेट दिए थे श्वैन ने, उसने 1839 में पोस्टलेट्स दिए थे। उसके बाद ऑलमोस्ट 16 ईयर्स के बाद रोडोल्फ विर्शो आया, जिसने कहा जो सेल्स होती हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती है, यानी कि पहले सेल्स होती हैं उन्हीं से नई सेल्स बनती है। जैसा कि आपने 9th में सुना होगा, या सुना होगा आपने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। माइटोसिस मियोसिस के बारे में आपने सुना होगा कि जब सेल होती है वो डिवाइड होती है, उससे 2 सेल्स बनती है, या ऐसे आपने सुना होगा कि कैसे डिवीजन होता है सेल्स का, यानी कि एक से ही फिर सेल्स बन जाती है। जैसे कि हम में होता है, हम जाइगोट से होते हैं, पहले हमें मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म मिलता है माँ बाप से, फिर उससे एक सेल बन जाती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। उस जाइगोट को कंटिन्यूसली माइटोसिस होती है, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल फिर से बन जाती है इस जाइगोट से। तो हम उसके बाद क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, हम बन जाते हैं उस जाइगोट से। ठीक है? तो यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अब नई नई सेल्स बन जाती है, कैसे डिवाइड होती है ये सेल्स। तो इसने इसको एक लैटिन हुर्फों में कहा ओमनेस सेलुला ई सेलुला, जैसा कि यहाँ पर लिखा है ओमनेस सेलुला, ओमनेस सेलुला ई सेलुला। ये ओमनेस सेलुला क्या है? लैटिन लफ्ज़ है। इसका मतलब क्या है? जो नई सेल्स होती है वो पुरानी सेल्स से ही बन जाती है। ये किसने कहा? रोडोल्फ विर्शो ने। याद रखना ये पोस्टुलेट
ना श्वेन ने दिया ना शेल्डन ने दिया, ये दिया विर्शो ने, ये वाला पॉस्टुलेट। तो इसके बाद इस पॉस्टुलेट की वजह से श्वेन और शेल्डन ने जो थ्योरी दी थी सेल थ्योरी, यानी कि अगर आपको आएगा सेल थ्योरी किसने दी, वो श्वेन और शेल्डन ने ही दे दी। लेकिन इसके बाद इसके मॉडिफिकेशन किसने की, रुडोल्फ विर्शो ने इसकी मॉडिफिकेशन की। तो रुडोल्फ विर्शो ने क्या किया, ओमनस सेलुला ई सेलुला, मतलब बोले तो पुरानी सेल से ही नई सेल्स बन जाती है। और इसकी वजह से अब ये जो मॉडिफाइड थ्योरी है उसको हम कह सकते हैं कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये बने हुए होते हैं सेल्स के और सेल प्रोडक्ट्स के। जैसा कि यहाँ पर पोस्टेड लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये पोस्टेड इसने कंक्लूड किया इस थ्योरी से। और क्या है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं जो भी सेल्स होती है वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बन जाती है, यानी कि ऑलरेडी सेल्स जब होती है उन्हीं से नई सेल्स बन जाती है। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद सेकेंड क्लास हमारा आएगा ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। मेरा मकसद है आपके लिए शॉर्ट प्रिसाइज लेकिन इफेक्टिव क्लासेस आपके लिए क्रिएट करना, ताकि आपको 11th हो या नीट हो बहुत अच्छे से समझ आए, क्लियर हो जाए। और बहुत मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।